हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस पे। दोस्तों, आज के क्वेश्चन जो हैं वो ईपीएफओ मिक्स से हैं। अब ईपीएफओ मिक्स क्या है? इसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप यूपीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी हो सकता है, वेरियस क्वेश्चंस हो सकते हैं और इसके बहुत चांसेस हैं रिलेटेबिलिटी के। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। और इसी में ही साथ में आज पॉइंट ऑफ फोकस भी है। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और अमल में लाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन CSMRS इज़ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट विद हेडक्वार्टर्स एट असम। दूसरा है, इट इज़ अटैच्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। Which of the following statement is are correct? Only one, only two, both one and two, none of the above. तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बी। ठीक है जी, ओनली टू। ये गलत है, ये सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या है कि जो सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन है, ठीक है जी, ये क्या है? ये एक अटैच्ड ऑफिस है। किसका? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजेन्युवेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये याद करना ज़रूरी है कि आपका जो CSMRS है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है जी, और ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। और कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली, पुणे में नहीं, न्यू दिल्ली। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और ये किन किन फील्ड्स में डील करता है? लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, प्रॉब्लम्स इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, अलाइड फील्ड्स रिलेवेंट टू रिवर वैली प्रोजेक्ट्स विद इन इंडिया। ठीक है जी, आपके रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जितने भी हुए, नेबरिंग कंट्रीज विज़ नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार। ठीक है जी। और जो CSMRC है, दैट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किस चीज़ पे? मोस्टली थ्रू सेंट्रल वाटर कमीशन। तो दोस्तों, आज का होमवर्क आपका क्या है? द होमवर्क फॉर यू टुडे इज़ लर्न अबाउट सेंट्रल वाटर कमीशन। ऐसा कई बार होता है कि आपकी जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितने भी कमीशंस हैं, उन पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए आप सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में पढ़िएगा। ठीक है जी। और ये किस चीज़ के लिए होता है? डेवलपमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज सेक्टर इन द कंट्री। ठीक है दोस्तों, इन एडिशन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, though many organizations including private ones dealing with major industrial complexes, multi-storied building, thermal and nuclear power station also receives consultancy services from CSMRC। तो ये कंसल्टेंसी सर्विसेज ये सब भी लेते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक्सक्यूज मी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मेदेनी पुरस्कार योजना इज़ रिलेटेड टू। ये मेदेनी पुरस्कार योजना जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? पहला है अवॉर्डिंग OCI कार्ड होल्डर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी। दूसरा है अवॉर्डिंग हिंदी बुक ऑथर्स फॉर देयर वर्क इन एनवायरनमेंट। तीसरा है अवार्ड फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स फॉर एक्सीलेंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है अवॉर्डिंग हिंदी बुक्स ऑथर फॉर देयर वर्क इन एनवायरनमेंट। ठीक है दोस्तों, अब क्या है इसके बारे में जानते हैं कि जो मेदेनी पुरस्कार और योजना है वो एम करता है इन प्रोमोटिंग ओरिजिनल राइटिंग ऑफ बुक्स। कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी में। ठीक है जी। और इसके 4 अवार्ड्स होंगे फॉर ऑथर्स ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल टॉपिक्स। ठीक है दोस्तों, इसको फिर से हमने उजागर किया है। पहले ये बंद हो गया था, फिर से उजागर किया हुआ है। और ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। और सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिन पे लिख सकते हैं? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन डेवलपमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और फॉरेस्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड है मेदेनी पुरस्कार योजना। ठीक है दोस्तों,
और ये इसमें प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज पे भी है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि ये किस चीज़ के बारे में और इसके अलावा लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में लिख सकते हैं, एनवायरनमेंट एजुकेशन पे लिख सकते हैं, ठीक है जी, और एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स पे भी लिख सकते हैं। तो इस बेसिकली स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियन ऑथर्स को एनकरेज करना है, ठीक है जी, किस में लिखना है? हिंदी में लिखने के लिए करना है। और द इंडियन ऑथर्स हु पब्लिश बुक्स ऑन एनी ऑफ द अबव सब्जेक्ट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मेदिनी पुरस्कार योजना। मतलब कि ऊपर जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनमें से अगर किसी भी टॉपिक में हिंदी में लिखा है तो उनकी एलिजिबिलिटी बन जाती है मेदिनी पुरस्कार योजना के लिए। ठीक है दोस्तों, तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है, फिर से स्टेटमेंट से हमारी पहला स्टेटमेंट है कि नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है, इट्स हेडक्वार्टर्स आर बेस्ड इन पुणे महाराष्ट्र। तो इसमें कौन से सही स्टेटमेंट है? 1, बोथ 1 and 2, ओनली 2, नन ऑफ द अबव। तो सही जवाब है नन ऑफ द अबव। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। अब इसके बारे में थोड़े जानते हैं। अब क्या है कि ओरिजिन ऑफ नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन डेट बैक्स टू 1956। बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम की है, ठीक है जी। और प्रोफेसर SP चैटर्जी जो थे, द डायन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। डायन का मतलब क्या होता है? डायन का मतलब होता है मोस्ट रिस्पेक्टेड, ठीक है जी, मोस्ट रिस्पेक्टेड और ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर फील्ड। तो ये डॉयन थे इंडियन ज्योग्राफी के और ये फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं किसके? नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। अब इसको नैटमो बना दिया गया था, कब? 1978 में। नैटमो का मतलब क्या है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, टू गिव द इंस्टीट्यूशन अ ब्रॉड बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी, इन व्हाट? थीमेटिक कार्टोग्राफी एंड ज्योग्राफिकल रिसर्च। ओके दोस्तों, तो अब क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका मेन ऑफिस हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? सॉल्ट लेक, कोलकाता, ठीक है जी। और जो फर्स्ट नेशनल एटलस ऑफ इंडिया है इन हिंदी जो था, वो बहुत ही पॉपुलरली उसको क्या कहा है? भारत राष्ट्रीय एटलस, जिसमें कि 26 मल्टी कलर मैप्स थे, स्केल ऑफ 1.5 मिलियन, पोर्ट्रेइंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एंड सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। और ये 1957 में पब्लिश हुआ था, ठीक है जी। और सारे वर्ल्ड में इसको एक यूनिक पब्लिकेशन माना गया था। ओके दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम द अबव प्रोजेक्ट, इन्होंने और भी बाकी प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं, ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड एट दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। तो इसका सही जवाब क्या है? आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। इसका सही जवाब है कोलकाता, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ GSI क्या है? इसका काम है क्रिएशन एंड अपडेशन ऑफ नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड मिनरल रिसोर्स असेसमेंट, ठीक है दोस्तों। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ग्राउंड सर्वे करना है, एयरबोर्न एंड मरीन सर्वे करना है, मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी जियो साइंटिफिक, ठीक है जी, जियो टेक्निकल, जियो एनवायरमेंटल, नेचुरल हैजार्ड स्टडीज़, ग्लेशियोलॉजी, सिस्मेटोलॉजी, ठीक है जी। ये जितने भी आपकी जियो से रिलेटेड हैं, मतलब अर्थ से रिलेटेड हैं, वो सारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारा एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो करता है। और आपको पता होगा कि UPSC भी जियोलॉजिस्ट का एग्ज़ाम्स कराता है, जो कि बहुत ही टफ माना जाता है, ठीक है जी। अब क्या है, फंक्शनिंग एंड एनुअल प्रोग्राम्स ऑफ GSI एज्यूम्स सिग्निफिकेंस इन नेशनल पर्सपेक्टिव, मतलब कि इनका बहुत ज़्यादा नेशनल पर्सपेक्टिव पे काम होता है। GSI का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? GSI का हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है और इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं। कहाँ कहाँ पे? लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता। और स्टेट यूनिट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में हैं,
ठीक है दोस्तों। प्रेजेंटली जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो अटैच्ड ऑफिस किसके है, किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत। तो ये था अबाउट जीएसआई। ठीक है जी, आपका होमवर्क है कि आज आप एएसआई के बारे में भी बात करेंगे, पढ़ेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग इज रिलेटेड टू safeguarding tribes and festivals, safeguarding heritage temples and monuments, preserving extinct arts forms and cultures, none of the above। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है preserving extinct art forms and cultures। ठीक है जी। अब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अभी किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इस्टेब्लिश किया है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग to envision and address the necessity to preserving the threads of rich Indian art and culture। इसको preserve करना है। ठीक है दोस्तों, अब कल्चरल मैपिंग क्या होती है? कल्चरल मैपिंग में आप क्या करते हैं कि कंसोलिडेटेड डाटाबेस बनाते हैं। ठीक है जी, और किस चीज़ का होता है, कल्चरल इन्वेंट्री एट वन प्लेस फॉर एसेंशियल प्लानिंग, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर प्रिजर्विंग स्कैटर्ड एंड एक्सटिंक्ट आर्ट फॉर्म्स। दोस्तों आपका EPFO में तो देर इज़ नो आर्ट एंड कल्चर। ठीक है जी, देर इज़ नो आर्ट एंड कल्चर। हाउएवर आपसे ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये इसलिए पूछा जा सकता है कि NMCM क्या है या फिर ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है जी, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कल्चरल एसेट्स और रिसोर्सेज इंक्लूड क्या होते हैं, आर्ट फॉर्म्स हो गए, इंडिविजुअल आर्टिस्ट हो गए, आर्टिस्ट्स हो गए, कम्युनिटी हो गया, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल स्पेसेस, क्रिएटिव कल्चरल इंडस्ट्रीज़, फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स, हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ एंड लैंडमार्क। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है संस्कृति को बचाने के लिए। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हम आज के पॉइंट ऑफ फोकस पे। पहला पॉइंट ऑफ फोकस है मिनिस्ट्रीज़ के हिसाब से हमने चीज़ें निकाली हैं आपके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत क्या है, नेहरू युवा केंद्र संगठन। ठीक है जी, ये 1972 में लॉन्च किया गया था और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप होमवर्क में आज ये भी कर सकते हैं, यू नीड टू स्टडी अबाउट NCC एंड NSS। ठीक है दोस्तों, वीडियो से थोड़ा सा हट के ऐसा करते हैं, वो वीडियो के एंड में ही बात कर लेंगे। मैंने एक कमेंट पढ़ा था और उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, बट चलिए अभी इसको कर लेते हैं। तो NYKS जो है करेंटली इसमें 8.5 मिलियन यूथ है। ठीक है जी, थ्रू 3.01 लाख यूथ क्लब्स, महिला मंडल्स। और NYKS जो है इसकी प्रेजेंस जो है 623 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नेहरू युवा केंद्र हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है जी, और जो ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम का वो है टू डेवलप द पर्सनालिटी, leadership and qualities in the youth and to engage them in the national building activities। ठीक है जी, हमारे यूथ जो है कंट्री का वो बैकबोन है, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। तो इसलिए उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इसका फोकस है। द एरियाज ऑफ द फोकस जो है वो क्या क्या है, लिटरेसी एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, अवेयरनेस ऑन सोशल इश्यूज़, women empowerment, rural development, skill development, self-employment, entrepreneurship development, civic education, disaster relief and rehabilitation। So basically ये एक चलती फिरती एक छोटी सी आर्मी है। ठीक है जी, जो कि इतनी, अगर ये सारे जो भी आपके एम्स हैं, फोकस हैं, एरियाज़ इसके, अगर इनको कंप्लीट कर दी जाए एक यूथ में, तो आप देखिए कि हमारे कंट्री का यूथ कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है जी, इसलिए इस पर फोकस है। The youth associated with Nehru Yuva Kendras are not socially aware and motivated but also inclined towards social development work through voluntary efforts। तो देखिए कि उनको सोशल अवेयरनेस के साथ साथ, मोटिवेशन के साथ साथ डेवलपमेंट का काम भी है। तो एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बनती है पर्सनालिटी की। ठीक है जी, चले अब आते हैं इंडिया कोड। अब ये इंडिया कोड किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब ये क्या है, ये बेसिकली डाटाबेस है ऑफ सेंट्रल एनैक्टमेंट्स। ठीक है जी, विच आर इन फोर्स एंड देयर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि आपके जो एक्ट्स होते हैं, सेंट्रल एक्ट्स जो होते हैं, वो आपके इंडिया कोड के अंतर्गत है।
अब क्या है ये, एक सिस्टम है जिसमें कि सेंट्रल एक्ट्स और रेलिवेंट सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन किसी भी इंटरेस्ट के हैं वो अप टू डेट होते हैं, ठीक है जी, और वो यूज़र फ्रेंडली और एक्सेसिबल हैं विद पुश ऑफ फ्यू बटन्स। मतलब कि आप जाते हैं वेबसाइट पे, इंडिया कोड पे, आपने कुछ कुछ चीज़ें डाली और वो सारी चीज़ें निकल के आएगी, ठीक है जी। और इसमें आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के भी एनेक्टमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो अब क्या होता है, सर्च फैसिलिटी किस तरीके की होती है, हाँ उसमें क्या क्या डाल सकते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्ट नंबर, एक्ट ईयर, एनेक्टमेंट डेट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, इनमें से अगर आप कोई भी चीज़ डालेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपको सीआरपीसी के बारे में निकालना है या आईपीसी के बारे में निकालना है, या फिर आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में निकालना है, या फिर फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में निकालना है, तो आप यहाँ पे जाके आराम से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अगले पॉइंट ऑफ फोकस पे आते हैं, अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट, ठीक है जी। ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपका क्वेश्चन जो है होमवर्क तो यहीं पे आ गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी बात करके हटे थे, ठीक है जी। अब इसका क्या है कि इट एम्स टू डेवलप टूरिस्ट एमिनिटीज़ एट हेरिटेज नेचुरल टूरिस्ट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया टू मेक देम टूरिस्ट फ्रेंडली, ठीक है जी। मतलब कि उनको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए उसमें अच्छे से तरीके से चेंजेस लाने हैं, और जो साइट्स और मॉन्यूमेंट्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टूरिस्ट फुटफॉल। मतलब कि वहाँ पे कितने टूरिस्ट लोग आते हैं, टूरिस्ट फुटफॉल का मतलब वही होता है कि कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। और उनको क्या कहा जाता है, मॉन्यूमेंट मित्रास कहे जाते हैं, ठीक है जी। उनको मतलब उनको अडॉप्ट किया जाता है बाय प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड दे आर नोन एज मॉन्यूमेंट मित्रास, जो भी इनको अडॉप्ट करता है, ठीक है जी। कितने के लिए, फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। जो भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर इनको अडॉप्ट करता है उनको हम मॉन्यूमेंट मित्रास भी कहते हैं, ठीक है जी। मॉन्यूमेंट मित्रास कैसे सिलेक्ट किया जाते हैं, वो किए जाते हैं ओवरसाइट एंड विजन कमेटी को चेयर्ड बाय द टूरिज्म सेक्रेटरी एंड द कल्चर सेक्रेटरी ऑन द बेसिस ऑफ द बिडर्स विजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड हेरिटेज साइट। फॉर एग्जांपल टाटा ने कहा, एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल टाटा ने कहा कि मैं ताजमहल का मॉन्यूमेंट मित्रा बनना चाहता हूँ, और उसने बिड दी कि मैं साल के 8 करोड़ दूंगा, और उसकी बिड सबसे हाई थी। और उसमें फिर आपके जो टूरिज्म सेक्रेटरी हैं और कल्चर सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला कि अच्छा आप क्या कह देंगे, उन्होंने कहा कि हम नए टॉयलेट्स देंगे, गाइड्स देंगे, सब कुछ हम ही करेंगे। तो उनको फिर डिसाइड कर दिया गया कि ठीक है यू आर द मॉन्यूमेंट मित्रा, और वो टाटा जीत जाता है बिड, ठीक है जी। अब आते हैं नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSTFDC। अब ये NSTFDC क्या है, एक एपिक ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है जी। और ये 2001 में आई थी, और इसका सोल एम क्या था, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किसकी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द कंट्री by extending the concessional financial assistance to target group। मतलब कि आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को, ठीक है जी। अब प्रोमिनेंट स्कीम ऑफ NSTFD क्या है, जैसे उसमें क्या क्या मिल सकता है आपको, टर्म लोन मिल सकता है, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना है, ठीक है जी। फिर आपकी आदिवासी शिक्षा ऋण योजना है, एजुकेशनल लोन स्कीम है, माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जिसमें कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है जी। फिर ट्राइबल फॉरेस्ट डेवलर एम्पावरमेंट स्कीम है, और टी ग्रोअर्स स्कीम है। और यहाँ पे क्या है कि देयर आर स्टिल ओवर 2 करोड़ फैमिलीज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू बी कवर्ड, अभी करना है। और NSFD जो है उसका एम जो है कि ज़्यादा और कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स डाले हैं ताकि उनकी जो डिलीवरी सिस्टम है वो और इम्प्रूव हो। द अवेयरनेस अमंग द टारगेट ग्रुप ऑफ ST scheduled tribe about the various schemes of corporation can be enhanced with the wide usage of state art technology, ठीक है जी। और एंटायर टीम जो NSTFDC की है वो बहुत ही हार्ड वर्क और फुल कमिटमेंट के साथ काम करेगी ताकि बेनिफिशियर्स को प्रॉपरली सेटिस्फैक्शन और टर्म वैल्यू सर्विस रेंडर्ड हो, ठीक है दोस्तों। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो एंड ऑफ द लेक्चर। अब दोस्तों आते हैं थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों हमें एक बहुत ही भावुक और बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ने वाला कमेंट मिला था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका कमेंट में, बट उन्होंने कहा था कि सर मेरे फैमिली में ऑलमोस्ट सभी कोविड पॉजिटिव हैं
एवरीवन इज़ कोविड पॉजिटिव और वन ऑफ द मेंबर हैज़ डाइड, ठीक है जी। और मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हूँ और मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही और कैसे, हाउ शुड आई बी डूइंग इट, आई रियली नीड द जॉब। देखिए, इस टाइम पे आपको अपनी फैमिली के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ और समझता हूँ कि जॉब जो इस टाइम पे है बहुत हाई प्रायोरिटी है, ठीक है जी, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा उस पर संघर्ष किया होगा और हम जानते हैं कि संघर्ष बहुत लंबा है। लेकिन दोस्तों, लाइफ के आगे, ज़िंदगी के आगे जॉब कुछ भी नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस टाइम पे यू रियली नीड टू बी विद योर फैमिली, ठीक है। टाइम इज़ अ बिगेस्ट हीलर। बी स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ रहिए। और जब आपको लगता है कि थोड़ी सी चीज़ें ठीक होगी तो थोड़ा थोड़ा फिर रिवीजन स्टार्ट करते रहिए, ठीक है दोस्तों। और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं इस टाइम पे, भले आपके दोस्त आपके साथ ना हो या आपके फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं या कुछ भी हो, यू कैन ऑलवेज़ काउंट ऑन स्लीपी क्लासेस, ठीक है जी। यू कैन ऑलवेज़ काउंट ऑन स्लीपी क्लासेस, वी विल ऑलवेज़ बी देयर फॉर यू, ठीक है। वी आर जस्ट नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, हम एक फैमिली है एंड वी विल ऑलवेज़ बी देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज मैं आपके साथ वार्तालाप इतनी ही है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।